अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को ना नेफ्रोलॉजी मेडिसिन का पढ़ाने लगी हूँ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। अब प्रोस्टेट का ये कैंसर इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा प्रोस्टेटिक कैंसर दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। एक एमसीक्यूज है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं। जो जितने भी प्रोस्टेट के कार्सिनोमा होते हैं ना, वो सारे होते हैं एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा, ये बात एमसीक्यूज है। अब वो लोग ऑप्शन में क्या करेंगे, प्रॉफ में भी बन के दे सकते हैं ये पॉइंट कि ऑल प्रोस्टेटिक कैंसर या ऑल प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास आर, आगे ऑप्शन दिया होगा एडिनो कार्सिनोमा, मेनिंजियोमा, माइलोमा, रेब्डोसार्कोमा, ईटीसी। जितने भी कैंसर होंगे तो आप लोगों ने याद रखना है, जितने भी प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं ना, दीज ऑल आर एडिनो कार्सिनोमा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, हम लोग किन पॉइंट्स के अंदर ना अपनी डिजीज को पढ़ेंगे। पहले हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फिर हम इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे, साइट्स पढ़ेंगे, मेटास्टेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब हमने इसको तैयार कैसे करना है, फीचर्स, इसके रिस्क फैक्टर्स, इसकी साइट और इसका मेटास्टेसिस तो आते हैं डायरेक्ट हमारे पास एमसीक्यूज। फिर हम इससे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। अब आपको पता है हमारे सिनेरियो के अंदर हमेशा क्लिनिकल फीचर्स दिए होते हैं, उस क्लिनिकल फीचर्स से हम लोगों ने अपना डायग्नोज बनाना होता है। तो हमारे क्वेश्चन में यही होता है कि हमने एक डायग्नोस बनाना होता है, हमने उसकी मैनेजमेंट लिखनी होती है और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखनी होती है। तो जो ये हमारे लास्ट वाले 3 पॉइंट है, ये हम लोगों ने तैयार करने होते हैं फॉर एसक्यूज। और जो इसके अलावा कोई भी चीज़ होती है वो हमारी फिर एमसीक्यूज में आ जाती है। तो हर चीज़ वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना होता। अब मैं आप लोगों को इसी सीक्वेंस में इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद इस लेक्चर के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी बुक को खोल के पढ़ें, ठीक है। या आप परेशान हो कि यार ये वाला टॉपिक किधर से करना है, ये किधर से नहीं करना। लेकिन फिर भी लेक्चर के बाद जब आप अपने नोट्स बना लेंगे, अपने नोट्स से याद कर लेंगे, उसके बाद अपनी फॉर इनर सेटिस्फैक्शन आप किसी भी बुक से एक दफ़ा रीड कर लेना। आप जब आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगी कि हर चीज़ का मिक्सचर है जो आप इन्हें में पढ़ा दिया है। ओके, तो आप लोग अब किस बुक से रीड करना, दिल चाहे डेविडसन से रीड कर लें, दिल चाहे इन्फॉर्मेसिव से रीड कर लेना, दिल चाहे तो अपनी उससे मैंने कैटसन कह रही हूँ, नाम दानिश से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं फीचर से। फीचर से स्टार्ट करें तो पहले पहले आप लोगों ने याद करना होता है कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है हमारे पास मेन के अंदर, ठीक है। जो फीमेल, अब दो तरह के कार्सिनोमा होते हैं। अब वो पूछ सकते हैं कि फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मैन यानी मेल्स में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। तो जो मेल्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। तो हमारे फीचर्स में पहला पॉइंट आ गया कि मोस्ट कॉमन इन मैन। दूसरा ये हमारे पास मोस्ट यानी सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ, यानी ये हमारे पास होती है सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मतलब कैंसर से जितने भी लोग मरते हैं ना, जो सेकंड लीडिंग कॉज होती है वो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है। इसका तीसरा पॉइंट है ना, ये हमेशा होता है ओवर द एज ऑफ 50, ओवर एज ऑफ 50। लेकिन आजकल ना अगर हम क्लिनिकल साइड पे देखें तो ये बहुत कम है, यंग लोगों में भी हो जाता है। सुबह चलते हैं हम लोग अपने रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। रिस्क फैक्टर्स के साथ अगर मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बताऊं तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपल ये है कि एक तो ये फैमिली हिस्ट्री इसमें चल रही होती है। दूसरी बात ना, कुछ उन्होंने मेंशन ही किया हुआ क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए इसकी कुछ खास पैथोफिजियोलॉजी नहीं है। लेकिन वो आपके डेविडसन में मेंशन करते हैं दो बातें कि या तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ स्पेसिफिक जीन के ऊपर लुकाए होते हैं जो फैक्टर होते हैं। तो जो हमारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं पहले पहले उसमें वही हमारे पास फैमिली हिस्ट्री आ रही होती है। फैमिली हिस्ट्री के बाद हमारे पास आ रहा होता है एजिंग, जो सबसे मोस्ट कॉमन काज होती है, नीचे से सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है वो हमारे पास एजिंग होती है। थर्ड पे फिर अगेन वही जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन आ रही होती है। और फोर्थ पे आती है हमारे पास इंक्रीज फैट कंजप्शन, जो मतलब ये जंक ज़्यादा खाते हैं ना, जंक फूड्स वगैरह, उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है। इंक्रीज फैट कंजप्शन या डिक्रीज विटामिन ई की कमी हो जाए, ई की कमी हो जाए, या फिर सेलिनियम जो है वो अपनी डाइट के अंदर कम ले रहे हैं, यानी डाइट के अंदर या विटामिन ए कम ले रहे हैं, विटामिन ई कम ले रहे हैं, सेलिनियम कम ले रहे हैं, तो उनको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी साइड के ऊपर। साइड से पहले ना मैं आप लोगों को ना एक यहाँ पे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्रोस्टेट है, ऑल द प्रोस्टेट ऐसा होता नहीं, बस समझाने के लिए ऐसा बनाया। अब प्रोस्टेट को ना कुछ बुक्स लिखती हैं कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पहले होता है जी हमारा होता है पेरी यूरेथ्रल जोन, जो सेकंड में होता है ये होता है हमारे पास ट्रांजिशनल जोन, और सबसे नीचे वाला होता है हमारे पास पेरिफेरल जोन, सबसे सबसे लास्ट वाला जो होता है। तो जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है ये होता है हमारे पास इसमें लास्ट वाली पेरिफेरल जोन में। तो क्या हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसकी साइड में कि हमारे पास ये साइड होती है पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन। और अबाउट 70% जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होता है ना वो इसी पेरिफेरल जोन में ही होता है। नेक्स्ट हम लोग अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं मेटास्टेसिस। अब जो आप लोगों को पता है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है ना वो मेटास्टाइज नहीं करता, लेकिन कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो वो मेटास्टाइज कर जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, मैंने पर्सनली वाला केस देखा हुआ है कि एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, ऑल्दो उनको ना उनकी ना सर्जरी हो गई थी, उनकी रिमूव हो गई थी, लेकिन फिर भी ना उनका जो वो था कैंसर था ना वो स्प्रेड कर चुका था। स्प्रेड का मतलब होता है मेटास्टाइज ना कर चुका था। और उनका सेकेंड टाइम जो उनको कैंसर हुआ था वो लिवर कैंसर था, और वो हमेशा उनका कैंसर जब भी डायग्नोस होता था जब उनकी लास्ट स्टेज चल रही होती थी। तो कैंसर मैलिग्नेंट जो कोई भी हो ना, उसके मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेटास्टेसिस जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ।
बोन्स में चला जाता है ये, ठीक है। बोन्स में कौन सी बोन, लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, और जो हमारी पेल्विक बोन होती है इसको इन्वॉल्व कर लेता है। इसके अलावा ना पेल्विक लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, और जो एमसीक्यूज है कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व करता है ऑब्टूरेटर नोड्स को, और इसकी ना फिर हम लोग सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू भी स्प्रेड होती है। अब ये तो मैंने आपको बताया थी जनरल फॉर एमसीक्यूज। अब आपने अगर ये आ गया तो लिखना कैसे है। एक होती है इसकी लोकल स्प्रेड, एक होती है इसकी हेमाटोजीनस स्प्रेड, और एक होती है इसकी लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रही है अपने नोट्स में, आप लोग को लिखनी है। ये हमारे पास लोकल स्प्रेड, ये हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेड, और ये हमारे हेमाटोजीनस स्प्रेड। लोकल स्प्रेड का मतलब है कि वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर गया, तो इसकी लोकल स्प्रेड होती है थ्रू सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। इसकी हेमाटोजीनस यानी इसकी ब्लड के थ्रू भी स्प्रेड करता है, तो ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करके कहाँ चला जाता है, बोन में चला जाता है। और बोन्स मैंने आप लोग को बताया या तो लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेता है, या फिर ये हमारी जो ये पेल्विस होती है ना, पेल्विक बोन होती है, इसको इन्वॉल्व कर लेता है। और फिर आता है लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड में मैंने आपको बताया पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं, और पेल्विक लिम्फ नोड्स में भी ऑब्टूरेटर नोड्स को जो है ये इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक एमसीक्यूज बताती हूँ। ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस, ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस, इट्स नॉट क्लास्टिक, इट्स ब्लास्टिक। ब्लास्ट तो बॉम्ब ब्लास्ट वाला ब्लास्ट, तो ये वो है ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस। अब ये ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस क्या है, जो फाइंडिंग्स होती है ना, फाइंडिंग्स ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस इन बोन, यानी एक बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस होती है, ये डायग्नोस्टिक होता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इन मैन, ठीक है। जब भी हमें ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस मिलेगा तो हमने फॉरन डायग्नोस करना है कि ये कहीं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से नहीं है, और मेंस के अंदर मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस होता ही प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की वजह से। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। अब इसके ना क्लिनिकल फीचर्स को ना हम लोग दो पार्ट में ना डिवाइड कर देते हैं। एक हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसकी अर्ली स्टेज में हमारे पास क्या साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और एक हम डिवाइड कर देते हैं इसकी एडवांस स्टेज में। अब एडवांस अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, आप लोगों ने याद रखना, मैं आपको बताया ना एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए मैं पैथोफिजियोलॉजी समझ नहीं आ रही होती, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब एडवांस स्टेजेस में क्या होता है, एडवांस स्टेजेस में आपको पता है एडवांस स्टेज में क्या होगा, ये मेटास्टाइज कर जाएगा। जब भी मेटास्टाइज कर जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब वो क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, एक तो हमारे अंदर बैक पेन होता है, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद बैक पेन। अब बैक पेन, जो लोअर बैक पेन किस वजह से हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, तो ड्यू टू बोन मेटास्टेसिस हमें बोन पेन आ रहा होता है। इसके अलावा हम पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, एनीमिया के साथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस के साथ उसको नॉक्चूरिया और डायसूरिया होता है। नॉक्चूरिया वो होता है ना, रात को मतलब बेड वेटिंग बोलते हैं, मतलब पेशेंट को पता नहीं चलता और उसका यूरिन पास हो जाता है, उसको बोलता है नॉक्चूरिया। तो नॉक्चूरिया हो जाता है। इसके अलावा डायसूरिया हो जाता है। डायसूरिया क्या मतलब होता है कि बहुत पेनफुल यूरिनेशन को बोलते हैं। उसके अलावा ड्रिबलिंग होती है, ड्रिबलिंग इन दैट सेंस कि वो कुछ भी करते हैं ना, तो इवन कि वो नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाते हैं ना, तो भी उनकी कंप्लेन होती है कि हमें ना यूरिन के ड्रॉप्स आते हैं, यानी हम नापाक हो जाते हैं। इसके अलावा हीमाचूरिया, यानी उनके ना यूरिन में ब्लड आ रहा होता है। तो सिनेरियो में भी उन्हें ना हमें यही 3-4 बातें दी होती हैं कि बैक पेन है, एनीमिया है, वेट लॉस है, या ड्रिबलिंग हो रही है, तो बताओ ये क्या चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना चले जाते हैं बीपीएच की तरफ ना, कि बिनाइन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, लेकिन ये बिनाइन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा नहीं है, उसके साइन सिम्टम्स ऐसे ही हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। हम लोगों ने बैक पेन से फिर अंदाजा लगाना होता है, ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ होता है। या फिर अगर हमें वो बैक पेन नहीं देंगे तो हमें वो साइड बता देंगे, साइड नहीं बताएंगे तो हमें वो एजिंग का बता देंगे, या ये बता देंगे कि मैन है। अच्छा बच्चों, किसी भी सिनेरियो को डायग्नोस करने के लिए ना आप लोगों ने ये देखना होता है कि मेल है या फीमेल है, एज क्या है, ओवर 50 है, 50 से कम है, रिस्क फैक्टर क्या है। तो ये ना सिर्फ हमने एक सिनेरियो के अंदर साइन एंड सिम्टम्स को ही मद्देनजर नहीं रखना होता, बल्कि हमने उसकी एज, जेंडर को भी जो है वो मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। अब हमें जब ये सिनेरियो आएगा, वो मैन की हिस्ट्री होगी, सही से पता है फीमेल्स में तो ये नहीं होता ना, और एजिंग का बताया हुआ होगा, ओवर द एज 40-50 बताया हुआ होगा, उसके साथ हमें ये बताए हुए होंगे साइन एंड सिम्टम्स। उसको बताएगा कि शुरू में एसिम्प्टोमेटिक था लेकिन बाद में ये सब कुछ आना शुरू हो गया था। सो यहाँ हम लोग डन करते हैं अपने क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। अब क्लिनिकल फीचर्स से जाने से पहले मैं ना आप लोगों को ना थोड़ा सा पीएसए के बारे में बताती हूँ। पीएसए ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल की बातें बता रही हूँ, लेकिन मैं भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ठीक है। नॉलेज तो असेस करना होता है ना, जब हम एग्जामिनर को अच्छा वाइवा देते हैं तो फिर वो हमसे फर्दर क्वेश्चंस करता है। अब व्हाट इज पीएसए, वो पूछ लेगा व्हाट इज पीएसए। तो पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस। क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखती हूँ, लेकिन आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है, मुझे आदत हुई है शॉर्ट फॉर्म्स लिखने की, कि मैं अपने नोट्स में भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ जो मेरे अलावा किसी को समझ ही नहीं आती, इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग सारा लिख लो। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, अब इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि बेटे बताओ पीएसए को हम लोग कार्सिनोमा में क्यों यूज़ करते हैं, हालांकि ये तो कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, फिर आपने उसको बताना है कि हम लोग उसको यूज़ करते हैं टू असेस द रिस्पॉन्ड आफ्टर थेरेपी, यानी हमने ना उसको थेरेपी दे दी है। अब थेरेपी देने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट ठीक हुआ है या नहीं हुआ, उसको पता लगाने के लिए ना, उस चीज़ को पता लगाने के लिए कि हमने एक स्पेसिफिक थेरेपी दे दी, फिर हमने प्रोस्टेटेक्टमी कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगेगा कि हमारा मसला हल हुआ है नहीं हुआ, तो उस मसले को देखने के लिए हम लोग फिर पीएसए कराते हैं, पीएसए लेवल्स कराते हैं। ये बेसिकली पेरिफेरल ब्लड से हो जाता है ना।
अच्छा, अब ना पीएसए में क्या देखना होता है, अगर तो हम लोगों ने थेरेपी करा दी है, पहले बताती हूँ यूजुअली क्या होता है, जब हम लोगों ने एक स्पेसिफिक थेरेपी दे दी है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोस्टेटेक्टमी दे दिया या हमने रेडियोथेरेपी दे दी है, ठीक है, उसके बाद ना ये कम हो जाता है, पीएसए हमारे पास कम आता है। यानी हमने थेरेपी दे दी, थेरेपी कराने के बाद हमने पीएसए का टेस्ट कराया, टेस्ट में देखा हमारे लेवल्स कम आए, इसका मतलब है नॉर्मल है, हमारा जो काम है वो बन गया है। लेकिन लेकिन अगर हमारा पीएसए का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो हमारी जो थेरेपी है वो रिकरेंस या हो गई है या डिसेमिनेशन हो गई है, ठीक है। यानी आफ्टर थेरेपी दिस इंडिकेट्स रिकरेंस और डिसेमिनेशन, या तो रिकरेंस हो गया या दोबारा होना शुरू हो गया या डिसेमिनेशन हो गया, तो ये ज़्यादा होना इसको इंडिकेट करता है। इसके अलावा पीएसए के बारे में एक और बात ये आती है, ये बात पूछी जा सकती है वाइवा में कि क्या पीएसए सिर्फ कैंसर में बढ़ता है, ये कुछ और में भी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक नॉट कैंसर स्पेसिफिक। क्या मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कैंसर में ही ज़्यादा हो, ये किसी भी ऑर्गन में किसी भी ऑर्गन की बीमारी की वजह से ज़्यादा हो सकता है। अब वो आपसे फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पीएसए ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बीमारियां कौन कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट होता है कैंसर के अंदर, ठीक है, नंबर 1 ये कैंसर के अंदर में सबसे ज़्यादा मिलता है। नंबर 2 बीपीएच, यानी जब बीपीएच होगा एक पेशेंट को तो भी हमें पीएसए ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि बीपीएच के अंदर पीएसए ज़्यादा तो बीपीएच ही है, अगेन क्योंकि हमने कहा कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक है। नंबर 3 प्रोस्टाटाइटिस, यानी अगर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो भी हमें बीपीएच ज़्यादा मिलेगा। या इन्फार्क्शन हो गया, इन्फार्क्शन का मतलब इन्फेक्शन कब होती है, जब हमारे पास पूरा ब्लड सप्लाई होती है, तो तब भी हमें ज़्यादा मिलेगा। यूरिन ब्लडर के लेवल पे कहीं पे हमें इन्फेक्शन हो गई है तो वहाँ पर भी हमें बीपीए ज़्यादा मिलेगा। और जो 5th पॉइंट है इसका वो ये है कि इजैक्यूलेशन, यानी अगर कोई पेशेंट है उसको इजैक्यूलेट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसमें भी हमें बीपीए ज़्यादा मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कैंसर में ज़्यादा मिलेगा तो हम इसको अपना डायग्नोस्टिक या स्पेसिफिक टेस्ट बना लें, एक ऑर्गन स्पेसिफिक है, ये बहुत सारी और बीमारियों में भी ज़्यादा मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे अपना पीएसए का कॉन्सेप्ट कर लिया क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। बच्चों आप लोगों ने ना इन्वेस्टिगेशंस के लिए याद करना है, हम लोग ना 3-4 चीज़ें करा रहे होते हैं। एक हम लोग कराते हैं पीएसए लेवल्स विद डीआरई। सॉरी, मैं आपको इससे पहले एक बात बताती हूँ, हम लोगों ने जब एग्जामिनेशन करेंगे ना तो एग्जामिनेशन पे ना डीआरई का मतलब होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो वो क्या होता है, वो ना अपनी जो एनल रीजन होता है ना उसमें अपने जो डॉक्टर होता है वो एनल रीजन में अपनी फिंगर डाल के ना चेक करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये टेस्ट आप लोग इसको गूगल करके भी देख सकते हो, आप लोग को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब हम लोग डीआरई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डीआरई में ना हमें 3 चीज़ें मिल रही होती हैं। एक तो हम लोगों ने फैमिली हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री लेने के बाद हमने इसकी एग्जामिनेशन भी तो करनी होती है ना, मेडिसिन इट्स ऑल अबाउट एग्जामिनेशन, ठीक है। मेडिसिन में एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, वाइवा सारे इस एग्जामिनेशन के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, अब जो हम लोग डीआरई करेंगे तो प्रोस्टेट कैसा पेयर होगा, हमें ना 3 कैरेक्टरिस्टिक साइन मिलेंगे प्रोस्टेट के। एक तो हमें प्रोस्टेट जो है वो नॉड्यूलर मिलेगा, ठीक, एक बात। दूसरी बात हमें बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्ड मिलेगा। तीसरी बात जो उसका मीडियन सल्कस होगा ना वो लॉस्ट हुआ होगा। यानी जब हम लोग डीआरई करेंगे तो प्रोस्टेट की हमें अपीयरेंस इन 3 सूरतों में मिलेगी, या तो नोड्यूल्स बने होंगे, नोड्यूलर होगा या स्टोनी हार्ड होगा, या फिर मीडियन सल्कस जो होगा वो उसका लॉस्ट हुआ होगा। एग्जामिनेशन के बाद हम लोग चलते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग 4 करानी होती है। पहले हम लोग पीएसए लेवल्स कराते हैं, पीएसए लेवल्स विद डीआरई, मतलब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करनी। हम अपने बच्चे के डीआरई में हमें क्या मिलेगा, डीआरई कराते हैं अलॉन्ग विद पीएसए लेवल्स। अच्छा, ये जो कॉर्नर स्टोन होता है डायग्नोस्टिक का, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि इट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, मतलब ये ना गोल्ड स्टैंडर्ड कह लें, ऑल्दो इट्स नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब एक चीज़ जो हमें लाजमी करनी होती है वो पीएसए विद डीआरई करना ही करना होता है। नंबर 2 हम लोग करते हैं ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सीज, प्रोस्टेट बायोप्सीज ये करना बड़ा ज़रूरी है। क्या करते हैं हम लोग, ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सीज। नंबर 3 पे जब हमारे पास कंफर्म हो जाता है ना कि यार अब ये प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा ही है, तो अब डायग्नोस हो गया, अब उसको स्टेजिंग करने के लिए ना कि किस लेवल का कार्सिनोमा है, मैं आपको स्टेजिंग बताती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हम लोग पेल्विक एमआरआई करा लेते हैं ताकि हम लोग को स्टेजिंग का पता लग जाए कौन सी स्टेज पे हमारा कार्सिनोमा पहुंच गया। और चौथी पे फिर हम लोग ना आइसोटोप बॉन्ड स्कैन करा लेते हैं, आइसोटोप बॉन्ड स्कैन करा लेते हैं। तो ये 3-4 हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट पता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है मैनेजमेंट है। पोटेंशियली क्यूरेबल बाय, सबसे ज़्यादा जो क्योर होता है ना प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, आपको पता है अगर नाम से पता चल रहा है कार्सिनोमा है तो समथिंग लाइक थेरेपी तो हमें देनी पड़ेगी, लाइक कीमो रेडियो टाइप तो देना ही पड़ेगा। तो जो पोटेंशियली क्यूरेबल है ना 3 चीज़ों से होता है। एक होता है रेडिकल प्रोस्टाटेक्टमी, दूसरी होती है हमारे पास रेडिकल रेडियोथेरेपी, और तीसरी होती है ब्रेकी थेरेपी। अब ये तीनों चीज़ें कब देनी है, ये हम लोगों ने तीनों चीज़ें जब देनी है जब पेशेंट हमारा 10 साल से ऊपर होगा। यानी अगर कोई पेशेंट है उसको बीपीएच हो, ये प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हो गया, उसकी उम्र 10 साल से कम है तो हम लोग ये तीनों चीज़ें नहीं करेंगे। अगर तो वो 10 साल से ऊपर है तो फिर हम लोग ये कर लेंगे।
हमारे पास ये होगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑफ कोर्स हम लोगों ने एनाल्जेसिक्स तो देने ही देने होते हैं। एनाल्जेसिक्स देंगे इसका ताकि पेन कम हो जाए, ये बहुत पेन होता है इसमें भी। एनाल्जेसिक देंगे, कीमोथेरेपी देंगे। अब हम लोगों ने ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी विद डॉकीटैक्सेल, कीमोथेरेपी विद डॉकीटैक्सेल। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें रेडियोथेरेपी देनी होती है, रेडियोथेरेपी दे दी। उसके अलावा गुनेडोट्रोफिक एनालॉग्स दे देते हैं, GnRH, गुनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स। ये कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें आता है वो गॉसिरेलिन। अगर ड्रग का नाम भी भूल जाएं तो कोई इशू नहीं, पता हो कि देना क्या है। ये सब तो चलो हम लोगों ने दे दिया। अब अगर हमारा प्रोस्टेट मेटास्टाइज कर गया, यानी मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, फिर हम लोगों ने क्या करना है? फिर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एंड्रोजन ब्लॉकर से। एंड्रोजन डिप्लीशन हम लोगों ने करनी होती है, ठीक है। यानी अगर हमारा प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मेटास्टाइज कर जाए तो हम लोगों ने क्या करनी होती है? एंड्रोजन डिप्लीशन करनी होती है। अब एंड्रोजन डिप्लीशन हम लोग ना 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम लोग सर्जरी कर दें, यानी सर्जिकल मैथड में सर्जरी कर दें, या मेडिकल मैथड में हम लोग क्या करें? एंड्रोजन सप्रेशन थेरेपी दे दें, एंड्रोजन सप्रेशन थेरेपी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो सर्जरी होती है ना उसको कहते हैं हम लोग ऑर्किडेक्टमी। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोग ना एंड्रोजन ब्लॉकर्स दे देते हैं, या इसको एंड्रोजन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, या एंड्रोजन ब्लॉकर्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं ये बीकाल्यूटामाइड या साइटोपेरोन एसीटेट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अपनी मैनेजमेंट भी पढ़ ली कि अगर आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है, कि पोटेंशियली क्यूरेबल किससे होगा, अदर चॉइसेस कौन कौन सी होंगी, और मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा होगा तो उसमें हम लोग क्या थेरेपी देंगे। ये भी बना के लिख देना कि पहले एंड्रोजन डिप्लीशन करेंगे, यानी ट्रीट बाय एंड्रोजन डिप्लीशन। 2 तरीकों से कर सकते हैं, या मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। मेडिकली मैनेज करेंगे तो एंड्रोजन एंटागोनिस्ट देंगे, और सर्जिकली मैनेज करेंगे तो ऑर्किडेक्टमी कर देंगे। अच्छा भी ना, मैं आपको कहा था मैं आपको ना स्टेजिंग बताऊंगी कि स्टेजिंग कौन कौन सी थी। ऑल्दो आप लोगों ने याद नहीं करनी है, लेकिन बस वैसे एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इसमें ना हमारे पास टोटल ना हमारी 8 स्टेजेस होती हैं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की। एक होती है हमारे पास T1, एक होती है T2, T3A होती है, T4B होती है, सॉरी T3B होती है, T4 होती है, N0 होती है और N1 होती है। बस नाम याद कर लेना, तो ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया, अगर एग्जामिनर पूछे कि स्टेजिंग कैसे करते हैं तो बता देना कि 8 स्टेजेस होती है, T1 T2 T3, अंदर नहीं जाएगा वो। लेकिन और हम लोग स्टेजेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टेजिंग हम लोग किस अकॉर्डिंग करते हैं? तो हम लोग पेल्विक MRI कराते हैं, और पेल्विक MRI कराने के बाद हम अपनी स्टेजिंग करते हैं। हल्का सा बता देती हूँ क्या होता है। T1 में हमारे पास क्या होता है? जो कैंसर होता है एक्सीडेंटली फाउंड हो जाता है। T2 में कैंसर इज कन्फाइंड विद इन प्रोस्टेट, यानी T2 में कैंसर होगा सिर्फ प्रोस्टेट के लेवल तक ही रहेगा। T3A में एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब वो सेमिनल वेसिकल तक चला जाता है। और T3B में क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन विदाउट सेमिनल वेसिकल इन्वेजन, यानी T3A में उसने सेमिनल वेसिकल को इन्वेजन कर ली थी, लेकिन T3B में नहीं की। T4 में डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ कॉन्टिगुअस ऑर्गन्स, यानी सेपरेट होना शुरू हो गया। NO में नो स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, यानी NO लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड नहीं करेगा, और N1 का मतलब होता है कि लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड कर गया है। चलो यहीं से एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हमारे पास PSA की वेलोसिटी होती है ना, 0.75 नैनोग्राम पर ml पर एयर, ठीक है। ये एक वैल्यू याद करो, 0.75 नैनोग्राम पर ml पर एयर। ये डिस्टिंग्विश करती है कि एक आदमी को कैंसर है या नहीं है, मतलब पर एयर। ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटीज डिस्टिंग्विश मैन विद और विदाउट कार्सिनोमा, इट इज अबाउट 0.75। अच्छा वैसे ना ऐसे वाले क्वेश्चन प्रॉफ में बहुत आते हैं। यहाँ पे फाइंडिंग्स दी होती है, उनको पता है बच्चा फंस जाएगा, फाइंडिंग नहीं याद रहती किसी को, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती है जो हम लोगों ने याद करनी होती है। तो आप लोग ये 0.75 अपने जहन में रखना। सो हियर वी डन विद आवर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। किसी का क्वेश्चन नहीं कैन आस्क मी, आई ट्राई माय बेस्ट आपको हर बात समझाऊं, हर चीज़ समझाऊं। अब आप लोग को जहाँ मर्जी से दिल करे आप लोग पढ़ना, चाहे डेविडसन से, नामदानी से, इरफान से, जहाँ से दिल करे आप पढ़ना, ठीक है। आप पहले अपने नोट से पढ़ना, फिर उधर से पढ़ना। रेस्ट किसी का क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप मुझसे सेपरेट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इवन कि आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं रिप्लाई। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।